Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss what is निघंटू all about. निघंटू पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये जो शब्द है निघंटू, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने मेरी वेदांगा वाली वीडियो देखी होगी या वैसे भी वेदांग पढ़ा होगा जिन्होंने, तो कहीं ना कहीं उन्हें हो सकता है कि ये शब्द उन्हें मिला होगा, वो इससे अपरिचित नहीं होंगे। लेकिन जो लोग अपरिचित हैं वो भी इसको समझ लें। ठीक है, निघंटू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं इससे। ठीक है ना, यूपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो या और भी पीसीएस एग्जाम जो है तो वहां पे सवाल आते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल आ सकते हैं इससे। देखिए, निघंटू जो है, जब मैंने आपको अभी अभी बताया कि वेदांगा मैंने पढ़ाया होगा तो कहीं ना कहीं ये शब्द मिला होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध वेदांगा से है। ठीक है, वेदांगा जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि वेदांगा जो है इसको आप वेदांत मत समझ लीजिएगा। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, एंड ऑफ वेदास, और ये वेदांत जो है कहते हैं उपनिषदों को। ठीक है, वेदांग जो है वेदों के अंग हैं ये। हाँ, वेदों का अंग वेदांग, इट मींस लिम्ब्स ऑफ वेदास। वेदांग का मतलब क्या होता है? लिम्ब्स ऑफ वेदास, ये आपको समझना है। दूसरा आप देखिएगा, वेदांत जो है वो श्रुति लिटरेचर, श्रुति साहित्य में आता है, ये स्मृति साहित्य में आता है। मैंने देखिए, मैं जो भी पढ़ाता हूं, हालांकि हम निघंटू पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हर चीज की क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए। देखिए, वैदिक पीरियड का जो टाइम है, जो कालखंड है, वो 1500 टू 600 बीसी तक का है। ठीक है, तो 1500 से लेकर 600 बीसी यानी वैदिक पीरियड में, चाहे वो पूर्व वैदिक काल हो जिसे हम ऋग वैदिक काल कहते हैं, या लेटर वैदिक काल हो, उत्तर वैदिक काल, दोनों मिलाकर जो टाइम पीरियड है वो 1500 टू 600 बीसी तक का है, जिसमें पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल का समय 1500 टू 1000 बीसी और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो है 1000 टू 600 बीसी। तो टोटल टाइम पीरियड जो हो गया वो 1500 टू 600 बीसी तक का हो गया वैदिक पीरियड का टाइम। इसमें जो भी लिटरेचर लिखे गए, कौन कौन से लिटरेचर लिखे गए इसमें लिखे गए चारों वेद, उसके बाद उनकी व्याख्या जो की गई है ब्राह्मणों में, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब लिखे गए उस समय। तो ये जो लिखे गए ये सारे कहे जाते हैं श्रुति टेक्स्ट, श्रुति लिटरेचर, श्रुति साहित्य, क्योंकि ये जो साहित्य है कहा जाता है कि ये किसी मानव ने नहीं लिखा, किसी इंसान ने नहीं लिखा, ये देवताओं ने इस ज्ञान को, ये जो नॉलेज है इसको ऋषि मुनियों को दिया। ऋषि मुनियों ने इसे सुना और आगे की पीढ़ी में भी ये सुन कर आगे बढ़ता रहा। इसका प्रचार प्रसार जो है वो सुन कर होता रहा, इसलिए इसे श्रुति साहित्य कहते हैं। और इसीलिए चूंकि किसी मानव ने नहीं लिखा, हाँ, किसी पुरुष ने नहीं लिखा, तो इसे अपौरुष्य भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसके बाद के टेक्स्ट लिखे गए वैदिक पीरियड के बाद के, वो स्मृति लिटरेचर में आते हैं, स्मृति साहित्य में आते हैं। यानी वैदिक पीरियड के बाद जितने भी टेक्स्ट लिखे गए वो स्मृति लिटरेचर हैं, स्मृति टेक्स्ट हैं। तो वेदांग भी एक स्मृति टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो ये अंतर मैंने आपको बता दिया। अब वेदांगों में देखिए, वेदांग मैंने बताया था कि 6 वेदांग हैं, सबकी चर्चा मैं कर देता हूं। निघंटू को समझना है तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, वेदांग में शिक्षा है, शिक्षा, उसके बाद कल्प है, कल्प के बाद है आपको व्याकरण यानी ग्रामर, व्याकरण यानी ग्रामर। ठीक है, उसके बाद व्याकरण के बाद है आपको निरुक्त, और निरुक्त के बाद है आपको छंद, छंद जिसे कविताओं में मीटर कहते हैं, और फिर छंद के बाद है ज्योतिष, ज्योतिष। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब इसी में मैंने कहा वेदांगों से है निघंटू का संबंध। किस वेदांग से है भाई? तो इसका संबंध है निरुक्त से, निघंटू का संबंध निरुक्त से। ठीक है, अब निरुक्त है क्या? ठीक है, समझिएगा इसे, निघंटू का संबंध निरुक्त से है, अभी मैं समझाऊंगा। ये जो निघंटू है, निघंटू जो है समझिएगा,
ये निघंटु आपको, ये जो निघंटु है, ये निघंटु है क्या? निघंटु जो है देखिए, वैदिक साहित्य में संस्कृत के वर्ड होते थे, ठीक है ना, वर्ड होते थे, क्लिष्ट वर्ड होते थे, हाँ, जिसे समझना बड़ी नामुमकिन था, ठीक है ना, जिसे समझना बड़ी नामुमकिन था, बहुत नामुमकिन था। तो निघंटु एक तरह का कंपाइलेशन है वर्ड का, कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स, ठीक है, किताब है, एक किताब है, ये बुक है, ठीक है ना। और इस बुक में क्या है? कलेक्शन ऑफ, या कंपाइलेशन कह सकते हैं, कंपाइलेशन भी आप कह सकते हैं, कलेक्शन कह सकते हैं, कंपाइलेशन कह सकते, कलेक्शन ही लिख लीजिए आप, कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स, यहां पे वैदिक वर्ड्स किस भाषा में थे? आप, ये संस्कृत के वर्ड होंगे, संस्कृत के वर्ड होंगे इसमें, इस बुक में, ठीक है। अब निघंटु जो है ये कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स तो है, ठीक है, इसे हम एक तरह से डिक्शनरी कह सकते हैं, लेकिन अगर आजकल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आजकल के संदर्भ में, तो डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ भी होते हैं, तो इसे हम शब्दकोश तो कह लेंगे, लेकिन शब्दार्थ कोश नहीं कह सकते, ठीक है ना, शब्दार्थ कोश नहीं कह सकते, इसकी व्याख्या नहीं है, शब्दों के अर्थ नहीं बताए गए हैं। तो निघंटु मात्र एक शब्दों का कलेक्शन है, हाँ, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, और इसके कंपाइलर जो हैं, कंपाइलर कहा जाता है, ये हैं प्रजापति कश्यप, और ये जो बुक है इसमें 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 5 चैप्टर्स। इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में चैप्टर लिख दिया, चैप्टर्स यानी कि 5 अध्यायों में है, ठीक है, और इसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं देखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं 3 पार्ट निघंटु के। एक पार्ट है जिसे कहा जाता है नैघंटुक कांड, नैघंटुक कांड, कांड, नैघंटुक, देखिए नैघंटुक, नैघंटुक कांड, नैघंटुक, देखिए यहां पर नैघंटुक, नैघंटुक कांड, उसके बाद है नैगम कांड, और एक है दैवत कांड। दैवत कांड, नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड, ठीक है ना। तो ये 3 कांडों में बटा हुआ है। पहला 3 चैप्टर जो है इसमें 3 चैप्टर है, फिर चौथा चैप्टर जो है वो नैगम कांड का है, और 5वां जो है वो, हाँ, 1 to 3 ऐसे लिखिएगा, 1 to 3 चैप्टर्स जो है, 1 से 3 तक के चैप्टर जो है, हाँ, वो नैघंटुक कांड में आएंगे। चौथा चैप्टर जो है वो नैगम कांड में, और 5वां चैप्टर जो है वो दैवत कांड में आएगा। तो इस तरह से निघंटु जो है ये एक शब्दकोश है वैदिक शब्दों का, इसे कलेक्ट कर दिया गया है एक जगह। कलेक्ट करने वाले कौन है? संकलनकर्ता या कंपाइलर कौन है? तो प्रजापति कश्यप है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया कि निघंटु का संबंध किस वेदांग से है? निरुक्त से है।
वेदांग जो है 6 हैं, मैंने अभी बता दिया, ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूं। उसमें निघंटु का संबंध निरुक्त से है, और निरुक्त का मतलब होता है एटिमोलॉजी, यानी व्युत्पत्ति शास्त्र एक तरह से, ठीक है। शब्दों के ओरिजिन को लेकर इसमें बात कही गई है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? वैदिक वर्ड्स की बात की गई है। ये कहां से आए हैं, इनका अर्थ क्या होगा वैदिक शब्दों का, ये निरुक्त इन्हीं चीजों को बताता है, ठीक है, इन्हीं चीजों को बताता है। और निरुक्त जो है इसका संबंध मानव के किस अंग से है, तो मानव के कानों से है, ठीक है। हर वेदांग किसी न किसी मानव अंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है वेदांग वाले चैप्टर में, एवरी वेदांगा रिप्रेजेंट्स वन ह्यूमन बॉडी पार्ट, ठीक है ना। जैसे शिक्षा रिप्रेजेंट करता है नोज यानी नाक को, नसिका को, ठीक है। कल्प हाथों या भुजाओं कह सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। व्याकरण मुंह या माउथ कह सकते हैं, ठीक है। निरुक्त जो है, निरुक्त करता है आपको ईयर, कानों को रिप्रेजेंट करता है। छंद जो है वो पैरों को, और ज्योतिष करता है आंखों को। यानी कि अगर पूछा जाए कि वेदों का नाक या नोज किसे कहा जाता है, विच वेदांगा इज कॉल्ड द नोज ऑफ द वेदास, तो शिक्षा। विच वेदांगा इज कॉल्ड द आर्म्स और हैंड ऑफ द वेदास, तो कल्प। विच वेदांगा इज कॉल्ड द माउथ ऑफ वेदास, मुंह किसे कहते हैं, वेदों का मुंह किसे कहते हैं, तो व्याकरण को कहते हैं, ठीक है। अब पूछा जाए कि विच वेदांगा इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द वेदास, तो निरुक्त। विच वेदांगा इज कॉल्ड द फुट या लेग ऑफ द वेदास, तो छंद, मीटर जिसको कहते हैं। और विच वेदांगा इज कॉल्ड आइज ऑफ द वेदास, तो ज्योतिष। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारा संबंध है इससे, इसलिए मैंने हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। आपका एक बार वेदांगों में भी आपको एक बार फिर से रिपीटेशन हो गया है, यहाँ पे वेदांगों को भी आपने समझ लिया थोड़ा सा, बहुत डिटेल में तो नहीं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे मैंने ये बताया कि निघंटु जो है सिर्फ शब्दों का कलेक्शन है, तो अर्थ कौन बताएगा, ठीक है। देखिए अब अर्थ बताएंगे कौन, निरुक्त एक है, यास्क का निरुक्त। निघंटु में जितने भी वर्ड हैं, ठीक है ना, तो निघंटु में ये जो वैदिक वर्ड्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा निरुक्ता ऑफ यास्क। यास्क के निरुक्त में इनका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। जब मैं निरुक्त पढ़ा रहा था वेदांग में, तो इस बारे में मैंने चर्चा की थी कि प्राचीनतम अगर देखा जाए तो एक तरह का शब्दकोश जो है, प्राचीनतम शब्दकोश वैदिक शब्दों का या साहित्य का, उसे निघंटु को वो माना गया है, निघंटु को। और प्राचीनतम शब्दार्थ कोश जो है वो यास्क का निरुक्त है, ठीक है। अर्लीस्ट आज के परिप्रेक्ष्य में आप डिक्शनरी से कह सकते हैं, जिसमें शब्दों के अर्थ हो। तो इस तरह का जो प्राचीनतम जो कहा जाएगा शब्दार्थ कोश, वो यास्क का निरुक्त है। थोड़ा मैं इसे और क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है यास्क का निरुक्त, निरुक्ता ऑफ यास्क, ठीक है। तो आपको अब यहां पर सारी चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। हम देखते हैं, हमें आज समझना था निघंटु, ठीक है। निघंटु क्या था भाई, एक किताब है निघंटु, और उस किताब में क्या है, वैदिक शब्दों का कलेक्शन है। ये कलेक्शन किया किसने है, ठीक है। निघंटु के रचयिता कौन है, कंपाइलर कौन है, तो प्रजापति कश्यप, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये कितने चैप्टर में है, 5 चैप्टर में है, ठीक है। संस्कृत में वैदिक वर्ड जो होंगे संस्कृत के होंगे। अब ये तो क्लिष्ट है, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है निघंटु में, तो इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या किसने किया है, यास्क ने किया है। यास्क ने किया है अपनी किताब निरुक्त में, ठीक है। तो निरुक्त जो है यास्क का, वो एक्सप्लेनेशन है
निघंटु में जितने भी वैदिक शब्द हैं, ठीक है। और ये 5 चैप्टर में है और यास्क का निरुक्त जो है 12 चैप्टर है, यानी कि 12 चैप्टर में व्याख्या की गई है टोटल। ये निरुक्त जो है इसके समझ लीजिए 12 चैप्टर्स है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, निघंटु के 5 चैप्टर हैं और निरुक्त जो यास्क का है वो 12 चैप्टर्स में है, 12 चैप्टर्स में है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, निघंटु के 3 पार्ट, नैघंटु कांड 1 से 3, 5 चैप्टर है ना, तो 1 से तीसरा चैप्टर जो है उसे नैघंटु कांड के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जो चौथा चैप्टर है वो नैगम कांड के तहत आता है और जो 5वां चैप्टर है उसे दैवत कांड कहते हैं। उसके बाद निरुक्त से कैसे संबंध है भाई, तो निरुक्त जो है एटिमोलॉजी है, व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्दों के ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स के बारे में ये बताता है और उनके अर्थों के बारे में बताता है। निरुक्त जो है ये किस बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो कानों को रिप्रेजेंट करता है, मानव के, जानवर के नहीं, ह्यूमन बॉडी पार्ट को, तो ये कानों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि निघंटु जो है, साधारण भाषा में हम कहेंगे कि निघंटु जो है एक प्राचीनतम किताब है, हाँ, अपनी तरह का, ठीक है, ओल्डेस्ट बुक है, जिसमें शब्दों का कलेक्शन है, वैदिक शब्दों का कलेक्शन है, ठीक है। क्लिष्ट जो वैदिक शब्द हैं, जो कठिन वैदिक शब्द हैं, जिनको कोई समझना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई व्याख्या नहीं है शब्दों की। लेकिन जब यास्क अपना निरुक्त लेके आते हैं, ठीक है, यास्क अपना निरुक्त लेकर आते हैं, तो यास्क ने इस निरुक्त में निघंटु में जितने भी शब्द हैं उनकी व्याख्या की है। यानी निघंटु सिर्फ शब्दों का कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा, निघंटु सिर्फ शब्दों का कलेक्शन है। फिर बोलिए, निघंटु सिर्फ शब्दों का कलेक्शन है। निघंटु इज ओनली द कलेक्शन ऑफ वैदिक वर्ड्स and where we find the explanation of these words, where we find the explanation of these words in the निरुक्ता of यास्क। यास्क के निरुक्त में हम निघंटु में जो शब्द हैं उनकी व्याख्या पाते हैं यास्क के निरुक्त में। सो this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. All the best.